तो लोगों ने इनसे पूछा कि महाराज आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, आप कैसे पता करते हो किस मुद्दे पे हाथ उठाना है, किस मुद्दे पे हाथ गिराना है? अरे बोले वो बहुत सरल है यार। बोले कैसे? बोले जिस मुद्दे पे वाइसराय हाथ उठाता है मैं भी उठा लेता हूं। मतलब वाइसराय अगर कह रहा है कि भारत के लोग बेवकूफ हैं और हाथ उठा रहा है, ये भी उठाएगी। भारत की जनता को अब जागृत होने की जरूरत है। भारत की जनता बहुत अच्छी है। इस देश में सिर्फ 15 से 20% लोग खतरनाक हैं, बस, जो जनता को उलझाने का काम करते हैं। बाकी जनता, अब जनता उलझ जाती है। इस देश की जनता बहुत अच्छी है, सीधी है, सज्जन है, हेल्पफुल है। 1858 से तुम एक बात गौर करना, बड़ी जबरदस्त बात। यहां 1757 से 1857 यहां वॉर्स हैं। किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, व्यक्तिगत हित। लेकिन यहां तुम देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन मार्क लगाओ कि अच्छा ऐसा क्या हो गया यार? अरे चाचा, ऐसा क्या हो गया कि यहां नेशनल मूवमेंट की शुरुआत? यहां नेशनल मूवमेंट नहीं है। तो यहां से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब यह क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि आखिर 1858 के बाद नेशनल मूवमेंट यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो। नहीं, इलेक्शन कैसे हार जाएंगे? इस देश की जनता धीरे धीरे बहुत जागरूक हो रही है, ऐसे कैसे हार जाएंगे इलेक्शन? यहां लिखो कि 1858 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? क्यों हुई? अरे तो बताओ भैया क्यों हुई? उसकी शुरुआत हुई, अब देखो 1858 का एक्ट। अब इसके दो पहलू हैं, हम हर एक्ट में दो पहलू निकालेंगे, याद रखना। पहला पहलू आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न प्रिंसिपल्स, और दूसरा पहलू पेन फॉर नेशनलिस्ट और एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये भारत का जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, शिक्षित मध्यम वर्ग, उसको बड़ी आशा थी। 1857 के विद्रोह में वो बेचारा अलूफ कि भैया, भारत के जब पढ़े लिखे लोग लंदन गए और बताया कि साहब बहुत परेशान है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा यार कंपनी का शासन है, हम लोग क्या करें, हमारा शासन थोड़ी, कंपनी का शासन है। तो इस शिक्षित मध्यम वर्ग को लगता था कि यार जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा तो हमें भी वही सारे राइट्स मिलेंगे जो ब्रिटेन की जनता को मिले हुए हैं। ऐसा सपना था इस शिक्षित मध्यम वर्ग का, जिनमें बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, और हम उनको नेशनलिस्ट कहते हैं। तो तुम देखना यही 1858 के अधिनियम से दो धारा शुरू होगी, याद रखना। पहली धारा क्या? पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। यहां से दो धाराएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है, संवैधानिक विकास। और दूसरी धारा नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन। अब तुम देखो 58 का पहला अधिनियम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बड़ी अच्छी बात है। एंड ऑफ मोनार्की, राजतंत्र का पूरी तरह अंत। भारत पहली बार किसके संरक्षण में आया? संसदीय प्रणाली के। हालांकि वो प्रणाली स्थित कहां है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की संसद के अधीन आया। तो भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट बना। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत, हालांकि भारत में नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, लेकिन शुरुआत, राजतंत्र का अंत।
लेकिन लेकिन इससे राष्ट्रवादियों को दर्द बहुत हुआ। क्यों? किंग इज एब्सेंट फ्रॉम द किंगडम। राजा अपने राज्य से गायब है। राजा राज्य से गायब कैसे? इसका ऑफिस कहां है? लंदन में। यह दर्द था। राजा अपने राज्य से गायब। दो धाराएं, सारे एक्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे। सारे कोको अरे दिनेश सुरारी, खुश रहो बेटा। ठीक। दूसरी बात, आईसीएस कमिश्नर्स, बहुत अच्छी बात। सिविल सेवा, मॉडर्न सिविल सेवा की धारा बहती रही, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न, परीक्षा प्रणाली भारतीयों के लिए जहर। परीक्षा प्रणाली भारतीयों के लिए जहर। कैसे? परीक्षा सिर्फ लंदन में होगी। ले भैया, मतलब इंग्लैंड में होगी, सॉरी, परीक्षा इंग्लैंड में होगी, इंग्लिश मीडियम में होगी, लैटिन भी पूछा जाएगा, हॉर्स राइडिंग कराई जाएगी। अब हॉर्स राइडिंग, भारत का आदमी आज हमारे लिए बनी है हीरो होंडा स्प्लेंडर, दोनों तरफ पैर पहुंच जाता है। घोड़ा कहां का जानवर है? मिडिल ईस्ट का। लंबे लंबे लोग हैं, 6-6 फीट हाइट के घोड़े, मान लो खरीद भी नहीं, चल ही नहीं पाएंगे। आईसीएस कमिश्नर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, लेकिन व्यवस्था ऐसी की गई भारतीय ना पहुंच पाए। अब कंपटीशन एग्जाम कब शुरू हुआ? 1853 में। 1853 में कंपटीशन की शुरुआत हुई और पहला आईसीएस, इंडियन आईसीएस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। भाई अगर शिक्षा परीक्षा प्रणाली ये रहेगी तो कौन बनेगा आईएएस? ये दूसरा दर्द था। और तीसरा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, प्रजातांत्रिक सिद्धांत। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा। ट्रेसेस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लक्षण, कि आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, आप भारत की सर्वोच्च सत्ता में मुकदमा दायर कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इम्पॉसिबल। क्यों? 2024 में पब्लिक एक कांस्टेबल कैसे लड़ने से डरती है, और 1858 में इस देश की पब्लिक जो 95% गरीब और 95% अनपढ़ है, उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। बताओ, 2024 में पब्लिक कांस्टेबल से लड़ने से डरती कि भैया गलती बाबूजी नहीं करेंगे। एसएचओ तक तो जाएगी ही नहीं। आईपीएस मतलब खुदा, विधायक मंत्री मतलब ब्रह्म। देखो, जल्दी लोग पुलिस वालों को, वकील को, पत्रकार को, इनको मकान वकान नहीं देते। नेता को तो खैर देंगे ही नहीं, क्योंकि दे दिए फिर मिलेगा नहीं।
1858 का अधिनियम। डरना नहीं है, पढ़ना है? अब ये अधिनियम आया 58 का, जल्दी जल्दी में आया। एजुकेटेड मिडिल क्लास बड़ा दुखी हुआ इन सब मुद्दों को लेकर, है कि क्या क्या सोचे थे और तुम ऐसा धोखा किए। एजुकेटेड मिडिल क्लास दुखी बहुत हुआ। हालांकि विधायी बातें थी, पॉजिटिव चीजें थी, लेकिन एजुकेटेड मिडिल क्लास दुखी बहुत हुआ, बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी। और जब एजुकेटेड मिडिल क्लास दुखी होगा, लड़ाई भी आदमी क्लास के हिसाब से करता है। रिक्शे वाले से कर लो गाली देगा, कसाई से कर लो चाकू लेके दौड़ा लेगा, डॉक्टर से कर लो FIR करेगा। एजुकेटेड पीपल, तो पढ़ा लिखा आदमी, वो संवैधानिक। इसीलिए तुम देखो, तुम कहीं झगड़ा वगड़ा कर लो तो तुम अगर पढ़े लिखे समाज में हो तो लोग तुरंत कहेंगे कि दिमाग से मारा जाएगा। दिमाग से? दिमाग से कैसे मारोगे वे? दिमाग से मारा जाएगा। तो अब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास है, ये संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। तो संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए इसको क्या करना होगा? पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी। तो यहीं से तुम देखोगे पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत अगले चैप्टरों में पढ़ाएंगे, तो 9th चैप्टर में पहुंचेंगे तब पढ़ाएंगे। तो 58 का अधिनियम जल्दबाजी में आ गया। अंग्रेजों ने कहा कि यार इतना काहे परेशान हो रहे हो, जो चाहते हो दे रहे ना, काहे मरे जा रहे, दे रहे, रुको। तो दूसरा एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1861। अब इसके भी 3 फीचर। पहला फीचर, बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका की शुरुआत। अभी तक कानून कौन बना रहा था? गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसमें लॉ मेंबर। पहला लॉ मेंबर कौन था? मैकाले, पढ़ चुके हैं हम लोग। अब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर लॉ मेकिंग पर्पस। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को एनलार्ज, बड़ा कर दिया गया फॉर मेकिंग लॉज, कानून बनाने के लिए। मिनिमम 6 मेंबर, मैक्सिमम 12, half of them non-official, आधे नॉन ऑफिशियल। वो इंडियंस भी हो सकते हैं, वो इंग्लिश भी हो सकते हैं, और इसी को कहा गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल विधायी परिषद, इसी को कहा गया इंपीरियल विधायी परिषद। देख लो, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव कार्यकारी परिषद को बड़ा किया गया कानून बनाने के लिए। या तो मेंबर 6 होंगे या 12 होंगे, आधे नॉन ऑफिशियल होंगे, गैर सरकारी। नॉन ऑफिशियल मतलब गैर सरकारी। इंडियंस भी हो सकते हैं, इंग्लिश भी हो सकते हैं। अब इंडियंस में बलरामपुर के राजा थे दिग्विजय सिंह।
उनको इंपीरियल काउंसिल में कहां के राजा थे? दिग्विजय सिंह, बलरामपुर के। योर हाइनेस दिग्विजय सिंह बलरामपुर के राजा थे। इनको कार्यकारी परिषद का विधायी परिषद का मेंबर बना लिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये ऐसा इसलिए किया गया था कि जब भारत की जनता को दिखाया जाए कि देखो तुम्हारे भी प्रतिनिधि बैठे हुए। अब इनको जब उसमें बैठाया गया, दिग्विजय सिंह जी को, इनको इंग्लिश आती ही नहीं थी। तो लोगों ने इनसे पूछा कि महाराज आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, आप कैसे पता करते हो किस मुद्दे पे हाथ उठाना है, किस मुद्दे पे हाथ गिराना है? अरे बोले वो बहुत सरल है यार। बोले कैसे? बोले जिस मुद्दे पे वायसराय हाथ उठाता है मैं भी उठा लेता हूं। मतलब वायसराय अगर कह रहा है कि भारत के लोग बेवकूफ हैं और हाथ उठा रहा है, ये भी उठाएंगे। भारत की जनता को अब जागृत होने की जरूरत है। भारत की जनता बहुत अच्छी है यार। इस देश में सिर्फ 15 से 20% लोग खतरनाक हैं, बस। सिर्फ जो जनता को उलझाने का काम करते हैं। बाकी जनता उलझ जाती है। इस देश की जनता बहुत अच्छी है, सीधी है, सज्जन है, हेल्पफुल है। यह सबसे क्रांतिकारी काम रहा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जन्म। अभी फिर वो डायग्राम बनाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, चिंता मत करना। दूसरा, पोर्टफोलियो सिस्टम। हालांकि विभागीय होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो विभागीय प्रणाली है, फाइनेंस मिनिस्टर, ये कैनिंग का बेसिकली वो था। इसकी चर्चा की गई थी 58 के अधिनियम में, पर लागू हुआ 1861 में। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली। तीसरा, प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अब आपको पता ही है कि संसद हमेशा तो चलेगी नहीं। समर सेशन होगा, विंटर सेशन होगा, रेनी सेशन होगा, मॉनसून सेशन, और फिर सेशन के बाद अब सांसद अपने अपने क्षेत्र में चले आते हैं। तो जब संसद का सेशन खत्म होता है तो सरकार तो रहती ही है। अब सरकार को अगर किसी कानून की जरूरत पड़ेगी तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, और जब संसद लौट कर आएगी तो डिसाइड करेगी कानून चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये अध्यादेश प्रणाली यहीं से शुरू हुई। पर इस पर कोई चेक नहीं था, मतलब कोई नियंत्रण नहीं था। अठारह 1861 का अधिनियम, है 1861 का अधिनियम। पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, और नेगेटिव पॉइंट्स, अच्छा पॉइंट्स नहीं, एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट जिन्होंने संवैधानिक विकास किया, और नेगेटिव एस्पेक्ट निषेधात्मक पहलू। पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेजिस्लेचर की शुरुआत,
विधायिका का जन्म, कितनी बड़ी बात है। उसी का आज बृहद रूप है हमारी संसद। दूसरा, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। तीसरा, अध्यादेश। लेकिन इसमें निषेधात्मकता क्या थी? विधायिका का टर्म 2 साल का, 2 years। नॉमिनेटेड मेंबर्स वर नॉमिनेटेड, नामांकन, विदाउट राइट्स, नो राइट्स, कोई अधिकार नहीं, ना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ना बजट के डिस्कशन में शामिल हो सकते हो, कोई अधिकार नहीं। सब आओ बैठो, हुक्का पियो जाओ। मतलब ये एक तरह से वॉइसरॉय का दरबार था, बस जन दुनिया को दिखाने के लिए था कि भैया लेजिस्लेचर है, देखो विधायिका हमने बना दी, भारत को कितनी बड़ी चीज दे दी। लेकिन 2 साल और नामांकन, और नामांकित आदमी जिससे नामांकित होगा उसी के पक्ष में बोलेगा, और नो राइट्स, कोई अधिकार नहीं। यहीं पे भारतीयों ने उस नारे को फिर से जिंदा किया। कौन सा? अमेरिका वाला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पर कोई विभाग भारतीयों को नहीं दिया गया। नो इंडियंस वर इंक्लूडेड। भारतीयों को कोई विभाग नहीं दिया गया। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश यूजलेस। क्यों? वीटो पावर ऑफ वॉइसरॉय। वॉइसरॉय के पास वीटो पावर, वीटो की शक्ति। फिर यहीं से तुम देखोगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का विकास शुरू होता भारत में। 1866 में तुम देखोगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन होता है। आगे पढ़ाऊंगा, आज इसको सबको कंसोलिडेट करो, पढ़ो जमकर इनको। चलो, जय हिंद, जय भारत।